नमस्कार साथियों। आज हम इकाई 5 स्थापत्य कला को पढ़ने वाले हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में स्थापत्य कला का भी महत्वपूर्ण योगदान है और स्थापत्य कला के अंतर्गत आपके भवन निर्माण से संबंधित घर, नगर, दुर्ग, मंदिर, स्तूप, गुफा, जल संरचना, मंडप, प्राकार, प्रवेश द्वार, सड़क, नाली, तालाब और बांध जैसे अनेक रूप आते हैं। और इस दृष्टि से देखें तो भारतीय ज्ञान परंपरा में स्थापत्य कला केवल भवन निर्माण की तकनीक नहीं है, बल्कि यह मनुष्य, प्रकृति, दिशा, माप, अनुपात, सौंदर्य, उपयोगिता और सांस्कृतिक प्रतीक चेतना का समन्वित ज्ञान है। इसलिए जो भारतीय स्थापत्य कला है वो भारत की तकनीकी बुद्धि के साथ साथ धार्मिक चेतना, सामाजिक संगठन और पर्यावरण बोध का सम्मिलित रूप है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्थापत्य कला के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। सबसे पहले नगर योजना है, जिसके अंतर्गत नगर का विन्यास, सड़कें, आवासीय क्षेत्र, सार्वजनिक स्थल, जल निकास, सुरक्षा और संसाधन प्रबंधन है। दूसरा मंदिर वास्तु, जिसके अंतर्गत गर्भगृह, शिखर, विमान, मंडप, प्राकार, गोपुर, स्तंभ, मूर्ति और प्रतीकात्मक योजना है। इन मंदिर वास्तु के अंतर्गत जो भी ये शब्द आ रहे हैं इनको हम आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तीसरा गुफा स्थापत्य, शैलकट निर्माण, चैत्य, विहार, मंडप, इनको भी हम आगे समझने वाले हैं। और भित्ति चित्रों से संबंधित निर्माण, ये सभी गुफा स्थापत्य के दायरे में आने वाले क्षेत्र हैं। जल संरचना के अंतर्गत कुएं, बावड़ी, तालाब, सरोवर, बांध, नहरें और जल संचयन व्यवस्था आती है। और पांचवा जो क्षेत्र इसका है स्थापत्य कला का, उसके अंतर्गत भूमि, दिशा, माप, भवन विन्यास, वास्तुमंडल पुरुष और निर्माण सिद्धांत, ये सभी आते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारतीय स्थापत्य में उपयोगिता और प्रतीकात्मकता दोनों साथ साथ चलते हैं। घर, नगर और जल संरचना का जो संबंध है वो लोक जीवन से है, जबकि मंदिर, स्तूप और जो गुफाएं हैं धार्मिक सांस्कृतिक चेतना को अभिव्यक्त करती हैं। और जो वास्तु शास्त्र है वह इन सब को सिद्धांत, माप और दिशा बोध प्रदान करता है। तो यहाँ उपयोगिता और प्रतीकात्मकता का, लोक जीवन का, धार्मिक सांस्कृतिक चेतना का और सिद्धांत का समन्वय है। सबसे पहले हम नगर योजना की ओर दृष्टि दौड़ाते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता, आप सभी इससे परिचित होंगे। यह भारतीय स्थापत्य की प्रारंभिक नगरीय उपलब्धियों का महत्वपूर्ण उदाहरण है और इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगा, लोथल आदि स्थलों से सुव्यवस्थित नगर योजना का प्रमाण मिलता है। इन नगरों में सड़कें प्राय सीधी और परस्पर समकोण पर मिलती थीं। आवासीय क्षेत्र, सार्वजनिक निर्माण और जल निकास व्यवस्था सुविचारित ढंग से बनाई गई थी। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सामुदायिक जल संरचना और स्वच्छता बोध का उदाहरण है। लोथल, यहाँ प्राचीन बंदरगाह संबंधी स्थल के रूप में इसे महत्व दिया जाता है। इसी प्रकार धोलावीरा जल संचयन, जलाशयों और नगर विन्यास के कारण विशेष महत्व रखता है। प्राचीन भारतीय स्थापत्य में ईंट, पत्थर, लकड़ी, चूना, धातु और प्राकृतिक सामग्री का उपयोग होता था। और सिंधु सभ्यता में तो पकी हुई ईंटों का व्यापक प्रयोग मिलता है। और आगे चलकर फिर पत्थर, स्तंभ, शिलाकट, गुफाएं, मंदिर और विशाल जल संरचनाएं विकसित हुई। और इन सारे निर्माण कार्यों में स्थान, जलवायु, सामग्री और उद्देश्य के अनुसार भिन्न भिन्न तकनीक अपनाई गई। यह भारतीय स्थापत्य कला की अनूठी विशेषता है कि इसमें स्थानीय भूगोल और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार शैली विकसित की गई। भारतीय स्थापत्य कला में 3 धार्मिक परंपराओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, बौद्ध, जैन और हिंदू। और इन तीनों परंपराओं ने एक दूसरे से अपनी तकनीक, रूप, प्रतीक, सामग्री और कलात्मक भाषा को
का आदान प्रदान किया है, इसको ग्रहण किया है। भारतीय स्थापत्य कला को किसी एक धर्म या संप्रदाय की कला तक सीमित करके नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसमें बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धार्मिक परंपराओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें आता है बौद्ध स्थापत्य, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ जो स्थापत्य है। बौद्ध स्थापत्य में तीन चीजें प्रमुख रूप से शामिल होती हैं: स्तूप, चैत्य और विहार। स्तूप मूलतः बुद्ध या बौद्ध आचार्यों से संबंधित पवित्र अवशेषों या स्मृति से जुड़ा निर्माण है। इसका आकार गोलाकार या अर्धगोलाकार होता है। स्तूप में अंड, वेदिका, तोरण, हर्मिका और छत्र जैसे भाग मिलते हैं। साथियों, जब यूजीसी नेट परीक्षा में विस्तार से प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें अंड, वेदिका, तोरण, हर्मिका और छत्र पर विस्तृत प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। इस प्रकार स्तूप केवल पूजा का स्थल नहीं है, बल्कि स्मृति, श्रद्धा और बौद्ध प्रतीकवाद का केंद्र है। सांची स्तूप बौद्ध स्थापत्य का प्रमुख उदाहरण है और इसके तोरणों पर जातक कथाएं, प्रतीकात्मक बुद्ध चित्रण और बौद्ध जीवन मूल्यों का चित्रात्मक रूप मिलता है। तो हम आने वाली जो क्लासेस होंगी, विस्तृत क्लासेस, उनमें हम इनको विस्तार से समझेंगे, जिनमें हम इसके विभिन्न रूपों को, भारत में कहां कहां स्तूप हैं उनको भी जानेंगे, और यूजीसी नेट परीक्षा की दृष्टि से विस्तार से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको हम जानेंगे। दूसरा है साथियों चैत्य प्रार्थना या उपासना गृह। इसमें प्राय एप्सटाइडल योजना, एप्सटाइडल का मतलब होता है अर्ध वृत्ताकार, स्तंभ, पंक्तियां और अंत में स्तूप होता है, यानी चैत्य का एक भाग स्तूप होता है। कार्ले, भाजा, बेड़सा आदि पश्चिम भारत की चैत्य गुफाएं शैलकट स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। चैत्य ग्रहों में लकड़ी की स्थापत्य परंपरा का अनुकरण पत्थर में किया गया है, जिससे भारतीय स्थापत्य में तकनीकी रूपांतरण दिखाई देता है। तो इसी प्रकार जो तीसरा है साथियों विहार, ये विहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल थे और इनमें कक्ष, प्रांगण और दिन ध्यान की व्यवस्था होती थी। विहारों से पता चलता है कि बौद्ध स्थापत्य धार्मिक जीवन के साथ शिक्षा, अनुशासन और समुदाय जीवन से भी जुड़ा था। तो भारतीय स्थापत्य में बौद्ध स्थापत्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें स्तूप, चैत्य और विहार प्रमुख हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय स्थापत्य की एक विशेषता शैल कट अर्थात चट्टान काटकर निर्माण की परंपरा है। इसके अंतर्गत गुफाओं को काटकर चैत्य, विहार, मंदिर और मंडप बनाए गए। यह तकनीक अत्यंत श्रम साध्य थी और इसमें शिल्पियों को शिला की प्रकृति, भार वितरण, स्तंभ विन्यास, आंतरिक प्रकाश की समझ रखनी पड़ती थी। अजंता की बौद्ध गुफाएं भित्ति चित्रों और विहार चैत्य परंपरा के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य का सुंदर समन्वय मिलता है। इसी प्रकार एलोरा की जो गुफाएं हैं वहां बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों परंपराओं की गुफाएं मिलती हैं और यह भारतीय स्थापत्य की बहुधार्मिक समन्वयशीलता का श्रेष्ठ उदाहरण है। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर शैलकट स्थापत्य की अद्भुत उपलब्धि है। इसे ऊपर से नीचे की ओर चट्टान काटकर निर्मित किया गया और यह केवल मंदिर नहीं साथियों, बल्कि शिला, मूर्ति, मंडप, प्राकार और प्रतीकात्मक पर्वतीय संरचना का विराट रूप है। तो इस प्रकार बौद्ध स्थापत्य के अंतर्गत ये सब आता है। तीसरा जो पॉइंट है साथियों अगला, जैन स्थापत्य तथा हिंदू मंदिर वास्तु, जिसमें हम उनका रूप समझेंगे, योजना समझेंगे और प्रमुख शैलियां जो हिंदू मंदिर की हैं उनको समझेंगे। तो सबसे पहले जैन स्थापत्य में भी मंदिर, गुफा और तीर्थ स्थानों की समृद्ध परंपराएं मिलती हैं। इसमें तीर्थंकरों की जो मूर्तियां हैं, ध्यान मुद्रा है, शुद्धता है, सममिति और सूक्ष्म अलंकरण महत्वपूर्ण है। इन मंदिरों में शिल्प की सूक्ष्मता, संगमरमर की कोमलता और मंडप विन्यास विशेष आकर्षण रखते हैं।
माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर जैन स्थापत्य की उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है। यहां संगमरमर पर सूक्ष्म नक्काशी की गई है, मंडप छतों का अलंकरण और मूर्तिकला की परिष्कृत शैली मिलती है। इसी प्रकार रणकपुर जैन मंदिर भी स्तंभ विन्यास और अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय स्थापत्य कला में अब हम आते हैं मंदिर वास्तु पर। और मंदिर वास्तु भारतीय स्थापत्य कला में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि मंदिर केवल पूजा का स्थल नहीं बल्कि ब्रह्मांड, देवता, समाज, कला और शिल्प का समन्वित केंद्र है। भारतीय मंदिर में वास्तु, मूर्तिकला, चित्र, संगीत, नृत्य, अनुष्ठान और सामाजिक जीवन एक साथ जुड़े रहते हैं। मंदिर की जो मूल संरचना है साथियों, इसके अंतर्गत हिंदू मंदिर के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं, जैसे गर्भगृह, मंडप, अंतराल, शिखर या विमान, प्रदक्षिणा पथ, प्राकार, द्वार, स्तंभ और कलश। अब साथियों हमें इसके एक एक शब्द को समझने की आवश्यकता है कि गर्भगृह क्या है। गर्भगृह मंदिर का केंद्रीय और सबसे पवित्र भाग है, जहां पर देव मूर्ति स्थापित होती है। आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो उसका जो सबसे केंद्रीय और पवित्र भाग, जहां भगवान की मूर्ति स्थापित होती है, यही मंदिर का आध्यात्मिक केंद्र, इसे ही गर्भगृह कहा जाता है। दूसरा है साथियों मंडप। मंडप सभा या उपासना का स्थल है। यहां भक्त, पुरोहित और समुदाय एकत्रित होते हैं। इसी प्रकार आप मंदिर में जाते हुए उसकी कल्पना कर सकते हैं। तीसरा है अंतराल। यह गर्भगृह और मंडप को जोड़ने वाला भाग है। सबसे मंदिर में गर्भगृह और मंडप को जो जोड़ने वाला भाग है वो अंतराल है। तीसरा है साथियों शिखर। शिखर उत्तर भारतीय मंदिरों में गर्भगृह के ऊपर उठती हुई जो ऊर्ध्व संरचना है उसे कहा जाता है। दक्षिण भारत में मंदिरों में गर्भगृह के ऊपर जो उठती ऊर्ध्व संरचना है उसको विमान कहा जाता है। तो इसलिए शिखर और विमान एक ही ऊर्ध्व संरचना है, लेकिन शिखर उत्तर भारतीय मंदिरों में है जबकि विमान दक्षिण भारतीय मंदिरों में है। प्राकार का मतलब है मंदिर की सीमा या परिधि, मंदिर के चारों ओर का क्षेत्र। दक्षिण भारतीय मंदिरों में इसको इसकी प्रमुख विशेषता देखी गई है। गोपुरम दक्षिण भारतीय मंदिरों में जो प्रवेश द्वार है उसकी ऊंची संरचना है। किसी मंदिर में प्रवेश करते हुए उसका जो प्रवेश द्वार है दक्षिण भारतीय मंदिरों में बहुत ऊंचा बनाया जाता है, उसे ही गोपुरम कहा जाता है। इसी प्रकार जो कलश है वो मंदिर के शीर्ष पर स्थित प्रतीकात्मक भाग है। तो इस प्रकार देखें साथियों तो मंदिर का जो विन्यास है वो सिर्फ निर्माण तकनीक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक अर्थ भी रखता है। और यह प्रतीकात्मक अर्थ कैसा है? गर्भगृह केंद्र का प्रतीक है, जो शिखर है वो ऊर्ध्वता का और दिव्यता का, मंडप सामुदायिक सहभागिता का और प्रदक्षिणा पथ भक्त की आध्यात्मिक यात्रा का संकेत देता है। तो इस प्रकार हिंदू मंदिर वास्तु भारतीय स्थापत्य कला में अपना विशिष्ट योगदान रखते हैं। अब हिंदू मंदिर की जो प्रमुख शैलियां हैं वो मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियां मानी जाती हैं: नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। नागर शैली उत्तर भारत में विकसित हुई। इसमें शिखर सामान्यतः वक्राकार या लंबवत उठता हुआ दिखाई देता है। गर्भगृह के ऊपर शिखर होता है, आमलक होता है और कलश प्रमुख होते हैं। शिखर गर्भगृह के ऊपर की जो ऊर्ध्व संरचना है उसके ठीक ऊपर आमलक होता है और आमलक एक पत्थरनुमा संरचना है। उसके बाद कलश होता है जिसमें हम झंडा भी लगाते हैं अपने मंदिरों में। ओडिशा, मध्य भारत, राजस्थान, गुजरात और उत्तर भारत में नागर शैली के विविध रूप मिलते हैं, जैसे खजुराहो का मंदिर है, भुवनेश्वर का मंदिर है, कोणार्क का मंदिर है, देवगढ़। ये सभी नागर परंपरा को समझने में उपयोगी हैं। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में विकसित हुई। इसमें विमान पिरामिडीय रूप में ऊपर बढ़ता है, ट्रायंगुलर शेप में, पिरामिडिकल शेप में, और मंदिर परिसर प्राकारों से घिरा है। प्राकार मैंने कहा था मंदिर के चारों तरफ की जो परिधि होती है।
और गोपुरम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। गोपुरम का मतलब है मंदिर के प्रवेश पर जो ऊंची, प्रवेश द्वार की जो ऊंची संरचना है। और चोल, पल्लव, पांड्य और विजयनगर जो शासन है दक्षिण भारत के, उनमें द्रविड़ शैली का विशेष विकास हुआ। तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर द्रविड़ शैली की महान उपलब्धि माना जाता है। तीसरी जो मंदिर निर्माण की शैली है वो वैसर शैली है। यह नागर और द्रविड़ तत्वों का मिश्रित रूप है। इसका विकास दक्कन क्षेत्र में हुआ। चालुक्य और होयसल स्थापत्य में वैसर रूपों की विशेषता देखी जाती है। ऐहोल, बादामी, पट्टकदल, पट्टदकल, वेलूर और हलेबीडु इस शैली के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। तो भारतीय मंदिर स्थापत्य में इन तीन प्रमुख शैलियों के अतिरिक्त साथियों हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि हमारे यहाँ क्षेत्रीय रूप भी मंदिर निर्माण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ओडिशा शैली में रेखा देउल, जगमोहन और ऊर्ध्व शिखर विशेष हैं। भुवनेश्वर का जो लिंगराज मंदिर है और कोणार्क का सूर्य मंदिर इस परंपरा के प्रमुख उदाहरण हैं। चंदेल स्थापत्य में खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर हैं। इनमें शिखर समूह, मूर्तिकला और मानव जीवन के विविध पक्षों का चित्रण मिलता है। चोल स्थापत्य में बृहदीश्वर मंदिर, गंगे कोंड चोलपुरम और दारासुरम जैसे मंदिर शक्ति, शिल्प और राजकीय संरक्षण के उदाहरण हैं। होयसल साम्राज्य में तारा आकृति योजना, सूक्ष्म नक्काशी, साबुन पत्थर पर कलात्मक कार्य महत्वपूर्ण है। बेलूर का चिन्न केशव मंदिर और हलेबीडु का होयसलेश्वर मंदिर होयसल स्थापत्य की परिष्कृत शैली को व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार भारतीय स्थापत्य कला में मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियों के अतिरिक्त जो भारत में मंदिर स्थापत्य का क्षेत्रीय रूप है वह भी अपनी विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करता है। अब तीन प्रमुख शब्द आपके सिलेबस में है, वास्तुशास्त्र, शिल्प शास्त्र और वास्तु पुरुष मंडल। तो भारतीय स्थापत्य को सैद्धांतिक आधार यदि कोई प्रदान करता है तो वह वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र है। वास्तुशास्त्र में भूमि, दिशा, माप, अनुपात, स्थान विन्यास, भवन निर्माण और पर्यावरण संतुलन का यह शास्त्र है। इसी प्रकार शिल्प शास्त्र मूर्ति, प्रतिमा, माप, आयाम, अनुपात, सामग्री और निर्माण कला से संबंधित है। ये दोनों मिलकर के यानी वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र मिलकर के भारतीय स्थापत्य की योजना और सौंदर्य बोध को व्यवस्थित करते हैं। वास्तुशास्त्र की जो मूल अवधारणा है यदि हम उसको देखें तो यह केवल दीवारों और छतों का समूह नहीं है। वास्तुशास्त्र की जो मूल अवधारणा है साथियों, इसमें भवन केवल दीवारों और छत का समूह नहीं है, बल्कि उसे प्रकृति, दिशा, प्रकाश, वायु और मानवीय जीवन की आवश्यकताओं से जोड़ा गया है। भूमि की परीक्षा इसमें की जाती है, दिशा का निर्धारण किया जाता है, जल स्रोत, प्रवेश द्वार, आंतरिक विन्यास, माप और अनुपात, ये सभी वास्तुशास्त्र के मूल विषय हैं। वास्तुशास्त्र में दिशाओं का विशेष महत्व है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और उनके कोणीय भागों को अलग अलग ऊर्जा, प्रकाश, वायु और उपयोग से जोड़ा गया। इससे भवन में सुविधा, संतुलन और सांस्कृतिक प्रतीकात्मकता का समन्वय होता था। अब साथियों हम पढ़ते हैं वास्तु पुरुष मंडल। तो वास्तु पुरुष मंडल भारतीय स्थापत्य योजना का मुख्य आधार है। ये एक ज्यामितीय योजना है जिसमें किसी स्थान को वर्गों में, वर्ग यानी जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, ऐसा ज्यामितीय प्रकार। और इसमें वास्तु पुरुष मंडल में किसी भी स्थान को वर्गों में विभाजित किया जाता है और फिर केंद्र और दिशाओं का निर्धारण किया जाता है। मंदिर, भवन और नगर की योजना में इसका उपयोग प्रतीकात्मक और गणितीय दोनों रूपों में होता है। जो वास्तु पुरुष मंडल होता है उसमें केंद्र को महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। मंदिर वास्तु में यह केंद्र गर्भगृह से जुड़ता है। मंदिर वास्तु का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र गर्भगृह होता है। वास्तु पुरुष मंडल में दिशा, देवता, ऊर्जा और स्थान विन्यास का संबंध बताया जाता है।
इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय स्थापत्य में गणितीय योजना और सांस्कृतिक प्रतीक दोनों साथ साथ चलते हैं। अब भारतीय वास्तु और शिल्प में माप, अनुपात और आयाम। जब हम भारतीय स्थापत्य में भवन, स्तंभ, मूर्ति, द्वार, मंडप, शिखर और प्राकार के निर्माण प्रक्रिया की बात करते हैं तो इसके लिए हमारे पास निश्चित मापन पद्धतियां मिलती हैं और आयामों का संबंध केवल सौंदर्य से नहीं था बल्कि ये स्थिरता और प्रतीकात्मक संतुलन भी बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण थी। शिल्प शास्त्र में प्रतिमा के निर्माण के लिए ताल मापन, अंगुल मापन और अनुपात का उपयोग हुआ है और देव मूर्ति जो बनाई जाती है शिल्प शास्त्र के अंतर्गत, उसमें देव मूर्ति के अंगों को, मुद्रा को, आयुध को, आसन और भाव को शास्त्रीय नियमों के अनुसार बनाया जाता है। इससे कला में अनुशासन भी रहता है और प्रतीकात्मक स्पष्टता भी बनी रहती है। अब भारतीय वास्तु और शिल्प से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों पर हम प्रकाश डालते हैं साथियों, क्योंकि यूजीसी नेट परीक्षा की दृष्टि से मिलान वाले जो प्रश्न हैं उनमें कहीं न कहीं वास्तु और शिल्प से संबंधित प्रश्न, ग्रंथों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय वास्तु और शिल्प परंपरा में बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। मानसार और मयमतम दक्षिण भारतीय वास्तु परंपरा के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इनमें भवन निर्माण, मंदिर योजना, मूर्ति, ग्राम नगर विन्यास, माप और दिशा संबंधी विचार मिलते हैं। सम्रांगण सूत्रधार ये राजा भोज से संबंधित प्रसिद्ध वास्तु ग्रंथ है। इसमें भवन, मंदिर, प्रतिमा, यंत्र और नगर योजना से संबंधित सामग्री मिलती है। अपराजित पृच्छा पश्चिम भारतीय स्थापत्य परंपरा के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है। विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र और अन्य शिल्प ग्रंथों में भी निर्माण, मूर्ति और माप से संबंधित परंपरागत ज्ञान मिलता है। अब हम जल संरचना, दुर्ग, नगर और स्थापत्य का सांस्कृतिक महत्व समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय स्थापत्य कला में जल संरचनाओं का महत्व अत्यंत महत्व है। यूजीसी नेट परीक्षा में स्थापत्य कला में जल संरचना को भी शामिल करने का यही कारण है। भारत जैसे विविध जलवायु वाले देश में वर्षा, नदी, भूजल और जल सिंचन के आधार पर जीवन और कृषि चलती रही है। इसलिए स्थापत्य में जल प्रबंधन को विशेष स्थान मिला। तालाब, बावड़ी, कुएं, नहरें, बांध, सरोवर और जलाशय भारतीय तकनीकी समझ और सामुदायिक जीवन के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। जब हम जल संरचना और जल सिंचन की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सिंधु सरस्वती सभ्यता की ओर जाता है, जहां पर नगरों में जल निकास और जल संग्रह की विकसित व्यवस्था मिलती है। धोलावीरा तो विशेष रूप से जल सिंचन के लिए प्रसिद्ध है। वहां वर्षा और जल स्रोतों को नियंत्रित कर जलाशयों में संग्रहित करने की व्यवस्था थी। तो यह उदाहरण भारतीय स्थापत्य में पर्यावरणीय समझ और संसाधन प्रबंधन का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसी प्रकार बावड़ी या स्टेपवेल पश्चिम भारत की विशिष्ट जल संरचना है। गुजरात और राजस्थान में तो क्रमशः रानी की वाव और अडालज की वाव आदि उदाहरण जल संचयन और शिल्प सौंदर्य दोनों को व्यक्त करते हैं। ये बावड़ियां केवल जल लेने की जगह नहीं थी, बल्कि सामाजिक मिलन, विश्राम और धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधि का केंद्र भी है। कल्लनई बांध दक्षिण भारत में कावेरी नदी पर बना है। यह प्राचीन जल प्रबंधन का महत्वपूर्ण उदाहरण है। चोल काल से इसका संबंध माना जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य जल वितरण और सिंचाई को व्यवस्थित करना था, जो आज भी कहीं न कहीं डैम का पर्पस होता है। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय स्थापत्य में जल प्रबंधन का व्यवहारिक पक्ष अत्यंत विकसित था। अब हम साथियों इसका लगभग अंतिम टॉपिक्स को हम देख रहे हैं जो आपके इस यूनिट के सिलेबस में लगे हुए हैं। मूर्तिकला और स्थापत्य का संबंध। भारतीय मंदिर में मूर्तिकला और स्थापत्य अलग अलग नहीं है। मूर्तियां मंदिर की दीवारों, स्तंभों, मंडपों, तोरणों और गर्भगृह से जुड़ी रहती हैं। देव मूर्ति मंदिर का केंद्र है, जबकि बाहरी मूर्ति कला, कथा, लोक जीवन, देव परंपरा, नृत्य, संगीत और सामाजिक जीवन का दृश्य संसार प्रस्तुत करती है। तो किसी भी मंदिर में हम जाते हैं, वहां पर गर्भगृह में देव मूर्ति विराजमान है, लेकिन पूरे मंदिर परिसर में वहां पर बहुत सारी मूर्तियां बनी होती हैं, संगीत करती हुई, नृत्य करती हुई, संगीत, सामाजिक जीवन का दृश्यों को प्रस्तुत करने वाली और किसी कथा, लोक जीवन, किसी देव परंपरा से जुड़ी हुई कोई न कोई मूर्ति वहां दिखाई देती है।
इस प्रकार वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र भारतीय स्थापत्य को तकनीकी, गणितीय, धार्मिक और कलात्मक आधार प्रदान करते हैं। अब हम देखते हैं साथियों दुर्ग और सुरक्षा साम्राज्य। भारतीय स्थापत्य में दुर्गों का यानी किलों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। दुर्ग केवल सैन्य निर्माण नहीं थे, बल्कि प्रशासन, भंडार, जल स्रोत, मंदिर, राजमहल और नगर जीवन से जुड़े रहते थे। दुर्गों का निर्माण पर्वत, वन, जल, मरुस्थल और स्थल परिस्थिति के अनुसार किया जाता था। राजस्थान के किले हों, दक्षिण भारत के पहाड़ी दुर्ग हों, मध्य भारत और दक्कन के दुर्ग हों, ये भारतीय सुरक्षा स्थापत्य की विविधता को दिखाते हैं। और इन दुर्गों में सबसे महत्वपूर्ण बातें होती थी दीवारें, द्वार, बुर्ज, खाई, जलाशय और गुप्त मार्ग। ये अंग इसके होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि स्थापत्य का संबंध राजनीति और रक्षा से भी था। तो स्थापत्य एक तरफ तकनीकी से भी जुड़ता है, गणित से भी जुड़ता है, धर्म से भी जुड़ता है, कला से भी जुड़ता है, लेकिन राजनीति और रक्षा वाला क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। और अंतिम हम देखते हैं साथियों नगर, बाजार और सामाजिक जीवन। भारतीय स्थापत्य कला को समझने के लिए उसे केवल स्मारकों की सूची के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए। यह ज्ञान परंपरा, नगर योजना, जल संचयन, मंदिर वास्तु, गुफा निर्माण, मूर्ति कला, शिल्प शास्त्र, वास्तु पुरुष मंडल, माप दिशा, अनुपात और सामाजिक उपयोग का संयुक्त अध्ययन है। इसमें तकनीक और संस्कृति दोनों हैं। सिंधु सभ्यता की नगरीय योजना से लेकर के चोल मंदिरों, बौद्ध गुफाओं, जैन मंदिरों, राजस्थानी बावड़ियों, कावेरी के जल प्रबंधन और वास्तुशास्त्रीय ग्रंथों तक भारतीय स्थापत्य का विकास बहुआयामी रूप में दिखाई देता है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में नगर योजना में राजमार्ग, बाजार, मंदिर, जलाशय, आवास, शिल्पकार क्षेत्र, उद्यान और प्रशासनिक केंद्र भी शामिल होते थे। और नगर केवल निवास स्थल नहीं थे, बल्कि व्यापार, शासन, धर्म, शिक्षा और कला के केंद्र थे। मंदिर नगर, तीर्थ नगर, बंदरगाह नगर और राजधानियां भारतीय शहरी जीवन के भिन्न रूप प्रस्तुत करते हैं। कांची, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र, मदुरै, तंजावर, हम्पी आदि नगरों में धार्मिक, व्यापारिक, राजनीतिक और कलात्मक गतिविधियां साथ साथ विकसित हुई। इससे भारतीय स्थापत्य की सामुदायिक और आर्थिक भूमिका स्पष्ट होती है। तो इस प्रकार भारतीय स्थापत्य का महत्वपूर्ण योगदान भारतीय ज्ञान परंपरा में है। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।